एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स जो है वो कवर कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है, मींस हम ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस जो है वो कवर कर चुके हैं पेपर 2 के। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। द कंजेक्टर दैट inequalities of income first increase with the development and then decrease with the further development, also known as inverted U hypothesis। ये जो कंजेक्टर है ये किसने दिया है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सो दिस इज द कुज़नेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, जो क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगर वो इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ती है इकोनॉमी में, तो इससे इनकम इनइक्वालिटी की सिचुएशन जो है वो और भी वर्स हो जाएगी इन द स्टार्टिंग केस। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आगे फर्दर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे ये जो सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इन्होंने इसको एक इमेज से भी शो किया है, मतलब इन्होंने बताया है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। क्या बोला गया है? हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, और यहां पे होगा कुज़नेट्स का रेशो, और इन्होंने इस चीज को इन्वर्टेड यू शेप से डिस्क्राइब किया है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है सपोर्टेड बाय ऑल एम्पेरिकल स्टडीज, सबने इसको सपोर्ट किया है। सेकंड क्या है? सपोर्टेड बाय क्रॉस सेक्शन स्टडी नोट बाय टाइम सीरीज स्टडी। थर्ड क्या है? सपोर्टेड बाय टाइम सीरीज नोट बाय क्रॉस सेक्शन। और फोर्थ क्या है? जर्नली रेप्यूटेटेड बाय द एम्पेरिकल स्टडीज। हमने क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज स्टडीज के बारे में पढ़ा था कि क्रॉस सेक्शन स्टडीज वो स्टडीज होती हैं जो एक डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं एट अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम, मतलब हम इंटरेस्टेड नहीं है विद द चेंज ओवर द टाइम, जो अकॉर्डिंग टू टाइम जो चेंज आ रहा है उसमें हमको इंटरेस्टेड नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो सपोर्ट किया है वो क्रॉस सेक्शन स्टडी ने किया है, ना कि टाइम सीरीज स्टडी में। टाइम सीरीज स्टडीज में हमने एग्जांपल लिया था काउंट ऑफ सन स्पॉट्स का इस तरीके से, या फिर हमने एक और एग्जांपल लिया था हाइट ऑफ ओशियंस का इस तरीके से। तो इस स्टडी को मेनली सपोर्ट किया है क्रॉस सेक्शन ने, मतलब वो विद द चेंज ओवर द टाइम वो नहीं मैटर कर रही है वो चीजें उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ, जो हमेशा से कितनी बार आ चुका है इसे क्वेश्चन। 1776 में जो बुक आई थी उसमें बात की थी। एक इनविजिबल हैंड, एक ऐसा हैंड जो अपने आप इकोनॉमी को किस सिचुएशन में ले आएगा? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में अपने आप इकोनॉमी को ले आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ins that in a competitive economy everyone benefit if each act his or her own interest. Second क्या है? will increase their profit in a free market. थर्ड क्या है? should act to maximize economic growth. और फोर्थ क्या है? should act to promote the public interest. तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने क्या बोला है कि मान लो एक ब्रेड बनाने वाला बंदा है, वो ब्रेड बना रहा है फॉर द सेक ऑफ हेल्प, ऐसे नहीं है कि वो दूसरों की मदद करने के लिए बना रहा है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए बना रहा है। हर कोई इकोनॉमी में जो कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, और इसलिए इनविजिबल हैंड की थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी कि अपने आप सिचुएशन अपने आप सही हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम में चली जाएंगी। सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। या लिस्ट 1 में हमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया दे रखे हैं, लिस्ट 2 में हमें इकोनॉमिस्ट के नाम दे रखे हैं, किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी जो है वो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की थ्योरी दी है। पहला है टाइम सीरीज क्राइटेरिया, सेकंड है हमारे पास सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया, थर्ड है हमारा मार्जिनल ग्रोथ कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, और फोर्थ है हमारा मार्जिनल पर कैपिटा री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम टाइम सीरीज क्राइटेरिया की देखें तो वो A.K. सैन ने दी है। ओके, सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो A.ही खान ने दी है। मार्जिनल ग्रोथ कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ओटो इंगस्टन ने दी है, और मार्जिनल पर कैपिटल री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो गैलिंस्टन और लिविंगस्टन ने दी है। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन पे चलो, अगर आपको इनमें से एक भी पता है, मान लो ये पता है मार्जिनल पर कैपिटल री इन्वेस्टमेंट गैलिंस्टन लिविंगस्टन ने दी है, तो ऑप्शंस में आ जाओ। ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसमें डी का फोर्थ आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस को एक बार ध्यान से समझ लेना, ऑप्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑप्शन से ही आपको आधा आंसर पता चल जाएगा। सो थर्ड हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सेंट्रल प्रेडिक्शन ऑफ ग्रोथ मॉडल ऑफ सोलो इज वैलिड, देन क्या चीज होंगी? पहला क्या है? पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग नेशन विल इंक्रीज। सेकेंड क्या है? पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग नेशन विल डिमिनिश। थर्ड क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम एज मेजर्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स विल डिक्रीज। और फोर्थ क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन रिच कंट्रीज विल
इंक्रीज। तो अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं सोलो ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग। सो अगर हम बात करें सोलो ग्रोथ मॉडल जो है फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था 1956 में, जो क्या शो करता है कि कंट्रीज जो है वो जैसे जैसे मेच्योरिटी की स्टेज की तरफ जाएंगी, वो जैसे जैसे मेच्योर होंगी, उनकी ग्रोथ रेट क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी, चाहे बेशक से उनकी कैपिटल का रेशो जो है जीडीपी के कंपैरिजन में वो चाहे सेम रहे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर द रिप्लेसमेंट पर्पस। वो पुरानी मशीन्स को हटा के नई मशीन ला रहे हैं, वो रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं रादर देन फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या हो रही है इकोनॉमी में, कम हो रही है। इसी सिमिलर में ये चीज आर्ग्यू की गई कि जब कंट्रीज जो है वो पुअर होती हैं तो उनका मेनली ध्यान होता है न्यू मेथड्स की तरफ। वो क्या चाहती है, नई नई मेथड्स, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आना अपनी इकोनॉमी में, और वर्कर्स को शिफ्ट करती है कहाँ से, एग्रीकल्चर से किस साइड, मैन्युफैक्चरिंग की साइड जो है वो शिफ्ट करना चाहती है। ठीक है, और यही जो अप्रोच होती है उससे क्या होता है, जो द लीडिंग एज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी ग्रोथ, वो क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर कैपिटल रियल जीडीपी डिफरेंस जो होगा नेशंस में वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा कंजम्पशन गिवन है, हमारी इन्वेस्टमेंट गिवन है, और हमें देन द इक्वेशन ऑफ आईएस फंक्शन, आईएस फंक्शन की क्या इक्वेशन रहेगी। अगर हम बात करें इनकम इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन हमारी कितनी है 0.75y प्लस हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है 110 माइनस 0.25i, ये हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.25y इज इक्वल टू 110 माइनस 0.25i, ये इधर आ जाएगी। ठीक है, यहां से 1 में से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया। उसके बाद इसको यहीं रखते हैं, क्या बन जाएगा हमारा ये 0.25 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में, दैट इज this will be the equation 440 minus I, that is option सेकंड हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देख लेना। फॉर्मूला यही है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटीज हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी ग्रेटर देन 1। कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे हमारी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये हमारे ऑप्शंस जो है वो गिवन है। तो हमारी ग्रेटर देन 1 कौन सी उसमें रहेगी, ग्रेटर देन 1 हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में रहेगी, हमारी इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू द लेबर्स वर्कर्स। सो ऑप्शन हमारा सेकंड जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Mahalanobis model, introduction of rolling plan, declaration of plan holiday और inclusive growth strategy। यही inclusive growth strategy हमारा जो है वो 11th 5 year plan में आया है, सबसे बाद में हमारा यही आया है। सबसे पुराना हमारा कौन सा है, Mahalanobis model, जो कब आया था 1953 में आया था। रोलिंग प्लान का इंट्रोडक्शन कब हुआ था 1978 में, और प्लान हॉलिडे कब डिक्लेयर हुई थी 1966 में। तो सबसे पहले हमारा Mahalanobis मॉडल, दैट इज हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहीं पे है, और यहीं पे ही देखो लास्ट में डी है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही। याद ना हो रोलिंग प्लान कब आया, प्लान हॉलिडे कब आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शंस को देख के आंसर देने की कोशिश करा करो। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड 2014-16। 14-16 के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन बतानी है। ये क्वेश्चन वैसे मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें करंट से मैटर करता है कि करंट इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आपको अपलोड कर देती हूँ, जो भी होती है करंट अफेयर्स, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, क्या ऑप्शन है, एक्सपोर्ट्स हैव बीन बियॉन्ड और प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैपेंस एट द ब्रिक्स प्लेस, बिल्कुल नहीं, दोनों ही बातें हमारी गलत है, नाइदर वन नॉर सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द 14-16 इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या है हमारा, द कोड यूज्ड अंडर जीएसटी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा कोड जो है वो जीएसटी में यूज किया गया है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, एनआईसी, एचएसएन, जीएसटीएन और आईटीसी। तो हार्मोनाइज्ड हमारा कोडिंग सिस्टम जो है, जिसको हम हार्मोनाइज सिस्टम भी कहते हैं,
एक तरीके का नोमेनक्लेचर है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है यूजिंग। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, HSN इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेट इन अ कंट्री इज गिवन एज, ये हमारा गिवन है 2017 में हमारा 2% इन्फ्लेशन रेट था, 2016 में 5 था, 2015 में 6 था, 2014 में 7 था और 2013 में 9 था। इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है किस तरीके का हमारा इन्फ्लेशन रहा है, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन और क्या है हमारा स्टैगफ्लेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। अगर हमें मतलब पता है तो हम जो है क्वेश्चन आसानी से निकाल लेंगे। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के डिफरेंस में ही आती है। तो डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब होता है अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल थ्रू आउट एन इकोनॉमी, जबकि डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ प्राइस इन्फ्लेशन स्लोज डाउन द टेम्परेली। मतलब डिसइन्फ्लेशन की अगर हम दोबारा बात करें, ये क्या शो करता है? रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन ओवर द टाइम पीरियड। इन्फ्लेशन रेट डिक्लाइन होता जाता है लेकिन वो क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये हमारा जो है मोमेंट डिफरेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हमारा क्या शो कर रहा है? ये ट्रेंड हमारा क्या शो कर रहा है? डिसइन्फ्लेशन को शो कर रहा है, डिफ्लेशन को शो कर रहा है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन या फिर स्टैगफ्लेशन। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा क्या शो कर रहा है? डिसइन्फ्लेशन को शो कर रहा है। ये हो रहा है डिक्लाइन, इट रिमेन्स पॉजिटिव। और इसका गैप देखो, इसका गैप देखो, इसका और इसका देखो, आपको गैप से ही समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following states has the smallest percent of urban population as per census 2011? As per census 2011 के अकॉर्डिंग ही अभी भी क्वेश्चन आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेट्स के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है? दिस इज हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा प्राइस डाटा गिवन है 1980 का और 2000 का, और क्वांटिटी डाटा गिवन है सिर्फ 2000 ईयर का, और हम इसमें 1980 जो है वो बेस ईयर ले रहे हैं। तो हमें हमारा कौन सा इंडेक्स फॉलो होगा? लेस्पियर, पास्चेस, फिशर और कैली इंडेक्स। तो हमें अगर पता है लेस्पियर का फॉर्मूला क्या होता है, ये जब हमने किया था सैम्पलिंग वाला तो उसमें हमने ये याद करने की भी कोशिश की थी, दैट वी हैव द ट्रिक टू लर्न दिस। ठीक है, लेस्पियर का हम याद करेंगे 1100 से। ठीक है, प्राइस करंट ईयर, क्वांटिटी का बेस ईयर। तो यहाँ पे अगर हमें करंट ईयर का क्वांटिटी का हमें अगर करंट ईयर नहीं गिवन है तो हम कौन सा यूज करेंगे? लेस्पियर्स मेथड। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमें क्वांटिटी का करंट ईयर गिवन है। पास्चेस का क्या होता है? पास्चेस का होता है हमारा 1100, P1 Q1 अपॉन P0 Q1। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वांटिटी का बेस ईयर नहीं गिवन है। ओके, सॉरी, ये होता है 1000 और ये होता है 1100। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट पास्चेस हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमें क्वांटिटी, हमें बेस ईयर क्या लेना है? 1980 का, और हमें क्वांटिटी किसकी गिवन है? सिर्फ करंट ईयर की। करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन है तो किससे हम निकाल सकते हैं? पास्चेस इंडेक्स मेथड से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ टू इवेंट्स ऑफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए और बी इवेंट, तो कौन सी हमारा ऑप्शन जो है वो करंट होगा? ये या फिर ये। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है ये। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फर्स्ट हमारा सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सैम्पलिंग से रिलेटेड है। इफ अ सैंपल ऑफ 100 इज टू बी टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, पिछले साल भी यही था जो हमने इससे पहले वाला प्रीवियस पेपर किया है। 1000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन से हमने 100 सैंपल लिए हैं और उन फार्मर्स में मार्जिनल, स्मॉल और लार्ज फार्मर्स आए हैं। कौन सा मेथड हमारा सबसे सही होगा? सैंपलिंग के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं उस चीज को, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, और जुलाई 2018 का भी यही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर्स, स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमैटिक। तो ऑप्शन थर्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आंख बंद करके कर लेना ये आंसर। तो ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन अबाउट अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन या फिर ज्योमेट्रिक मीन। कौन सी चीज सम ऑफ स्केयर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू इज मिनिमम? तो इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब होता है ये क्या है, एक तरीके से हमारी एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, और वो भी किसकी है, अर्थमेटिक मीन। तो अगर हम समझे तो क्या है, अर्थमेटिक मीन किसके ऊपर बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस, ये सारी ऑब्जर्वेशंस पे जो है वो बेस्ड होती है, और फर्दर हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी अर्थमेटिक मीन में जो है वो कर सकते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली तो इसकी प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और इसे हम एक इक्वेशन से अगर शो करें तो इसकी इक्वेशन रहेगी ये, दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी दे सकते हैं, द सम of the deviations of the items from the arithmetic mean is always 0। और दूसरा क्या है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, the sum of the squares of deviation of a set of value is minimum when we take the mean, arithmetic mean। ठीक है, ये वाली अब इस बार दी गई है प्रॉपर्टी, ये वाली आ सकती है 0, the sum of the deviations of the item from the arithmetic mean is always 0। so ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। क्या है, मैच द फॉलोइंग, हमें इसे मैच करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और पर्पसिव सैम्पलिंग। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हम सबको पता है, मोड होता है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम सैंपल उठा रहे तो मतलब हमारी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, हम कोई भी प्रोबेबिलिटी से नहीं उठा रहे हैं। डिस्क्रीट अगर हमारा है तो डिस्क्रीट है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एजर्शन रीजन पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मैनी डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड दैट मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन अक्रॉस कंट्रीज शुड बी प्रमोटेड, प्रमोट करना चाहिए, और द डेवलपिंग कंट्रीज हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन लेबर इंटेंसिव सर्विस। डेवलपिंग कंट्रीज के पास कंपैरेटिव एडवांटेज रहती है, ये हमने पहले भी किया था ये क्वेश्चन, दोनों ही बातें सही हैं। अगर उनके माइग्रेशन को अगर हम प्रमोट करेंगे, उनकी मूवमेंट को अगर हम प्रमोट करेंगे तो कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या होगा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होगा लेबर इंटेंसिव सर्विसेज के लिए। सो बोथ इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक्सक्लूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ गिफिन गुड। बात तो ये सही है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ने गिफिन गुड की ज्यादा सही से डेफिनेशन दी नहीं और दी ही नहीं। रीजन, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंसीडर ओनली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की ही बात की है। सो ए ट्रू और आर क्या है हमारा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर स्टिल एब्जॉर्ब अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। बिल्कुल सही, आज भी बहुत ज्यादा वर्कफोर्स जो है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है, सबसे ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। और रीजन क्या है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाई। नहीं, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में हाई नहीं है, अभी तो हमने कंस्ट्रक्शन वाला देखा था एग्जाम्पल। सो ए हमारा ट्रू है और हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन, फ्राइडमैन, मिल्टन फ्राइडमैन आर्ग्यूज दैट मनी डिमांड फंक्शन इज अ स्टेबल फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, मनी डिमांड फंक्शन स्टेबल फंक्शन है, मोनेटरी फिनोमेना दिया था। नेक्स्ट, मिल्टन फ्राइडमैन ट्रीट्स मनी एज वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेट्स इन विच वेल्थ होल्डर कैन कीप ए पार्ट ऑफ देयर वेल्थ। जो वेल्थ होल्डर होता है वो अपनी वेल्थ का कुछ पार्ट रखता है। ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, यहाँ बात किसी और चीज की हो रही है, यहाँ किसी और चीज की हो रही है। सो हमारी ऑप्शन ए और एजर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करना, क्योंकि हमें ये पता भी करना होता है कि ये चीजें इससे रिलेट कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो पेपर 2 हम कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करेंगे पेपर 3 से। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हमेशा खुश रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपना ध्यान रखना। बाय बाय।